हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या हाल है? मैं तो ये गाड़ी देखता रहा हूँ। मैं किसी दिन सोच रहा था कि वहाँ पे उसको तो चिट्ठी छोड़ूं कि यार आई एम डॉक्टर आरिफ, तो मैं इसमें देखा कि चलिए तो कहाँ है? मेरे 17 नंबर ये साथ में 7 वाला है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि इसकी गाड़ी खरीदो। अच्छा मेरी वो कौन सी क्लास है इसका? अच्छा ये है। मुझे ठीक है। अरे क्या मेरी गाड़ी आके हाँ यार अच्छा यार नहीं था। इसे लगाओ चक्कर। हाँ सर बिल्कुल मोटर मैंने भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। अच्छा चलिए मैंने आपको इनकी तो वो है वाइट है ना मैदान वहाँ वाइट मैदान तो नहीं करी रेड मैदान तो वो यहाँ नहीं उधर आपकी क्लास शुरू की और साथ ही जो है वो आई वाज वेयरिंग अ रेड टी शर्ट साथ ही बेल हो गई बाहर ऑनलाइन बैच 27 वालेकुम अस्सलाम सर आवर लास्ट लेक्चर वाज ऑन 23 सितंबर अल्लाह माफी यू वर वेयरिंग अ रेड टी शर्ट टी शर्ट का जमाना था तब वालेकुम सलाम पिछले जन्म में हुई थी सर यस ऐसे ही लग रहा है स्टूडेंट्स ये आज आपका वो क्या है हाँ जी मौसम बदल गया और डॉक्टर उमर की क्लास सही आ रही है ध्यान से जरा हम सोच रहे हैं कि ये कौन सी क्लास है अच्छा लास्ट लेक्चर में इंट्रो पढ़ा था सर इंट्रोडक्शन एंड व्हाट अबाउट द क्रंच पैराग्राफ तुम लोग का लेक्चर नंबर क्या है आज पहले मुझे ये बताओ ना इस्लामाबाद 27 ये कैसे पॉसिबल है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ा हो तुम लोगों का मुश्किल से एक या दो लेक्चर बाकी बचे हैं अब तो बहुत तेजी से काम कवर करना पड़ेगा 0204 को तो आज आपका छठा लेक्चर है कितना नंबर लेक्चर है आपका 6 अब हुआ है और ये 7वां लेक्चर है what not taught Alex and congratulations in new car thank you Basla thank you सितंबर में रेड वाली कार थी हाँ तो ब्लैक वाली नहीं थी यस अटेंशन ग्रैबर किया हाँ और अटेंशन ग्रैबर और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सारा सारा हो गया हुआ है ना चलो पहले क्रंच पैराग्राफ करो और उसके बाद कंक्लूजन करो आज और उसके बाद जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे स्टार्ट करो ठीक है स्टूडेंट्स लॉट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे क्रंच पैराग्राफ क्विकली तुम लोगों का ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट वन ओके अच्छा जी जो क्रंच पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं
जैनब ये जो है ये नहीं चल रहा ना, ये लोग लेक्चर वाइज इनका जरा थोड़ा सा आगे पीछे था। वो ऑनलाइन बैच 27 का तुमने अटेंशन ग्रैबर कर लिया हुआ कि नहीं? अटेंशन ग्रैबर एंड कंक्लूजन जैनब। अटेंशन ग्रैबर डन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी, क्रंच पैराग्राफ। जैनब जिया, कैन यू टेल मी? नोआ की तरफ से एक्चुअली आपके साथ क्रंच पैराग्राफ तुमने कर लिया हुआ है। और अच्छा, जैनब ने कर लिया हुआ है। तो फिर ये तो क्लास तुम्हें फर्स्ट हाफ अटेंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्गुमेंटेटिव ऐसे मैंने ब्रेक के बाद करनी है। हाँ, और कंक्लूजन पैराग्राफ, चलो ठीक है, बैठी रहो, कोई बात नहीं, अटेंड कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्रंच पैराग्राफ को हम ओवरव्यू पैराग्राफ भी कहते हैं, और या ओवरव्यू पैराग्राफ को हम क्रंच पैराग्राफ भी कहते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? लेट्स स्टार्ट। ये जो ओवरव्यू या क्रंच पैराग्राफ जिसे कहा जाता है, ये बेसिकली इसका मकसद है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। बेसिकली इसको जो हम जिस जिस कैटेगरी में लेके आएंगे वो ये है कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। और इसमें मेन काम ही जो है वो टॉपिक को ब्रेक डाउन किया जाता है, बस यही है इसका, सादे लफ्जों में। अच्छा, एक चीज जरा समझ लें कि इसको रेड में इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि आप अपनी आउटलाइन में ओवरव्यू का वर्ड या क्रंच पैराग्राफ का वर्ड जो है या पैराग्राफ का वर्ड ये यूज नहीं करेंगे। रेड में करने का मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि हमारा इसके ऊपर जो है वो ये वर्ड्स नहीं लिखने, और इसकी जगह नोट कर लें जरा, प्रॉपर हेडिंग लिखनी होती है क्रंच पैराग्राफ की। क्रंच पैराग्राफ का वर्ड यूज नहीं होगा, ओवरव्यू का वर्ड यूज नहीं होगा, और यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग लिखनी होती है जिसके जरिए आप इसको वो करेंगे, शो करेंगे कि ये एक्चुअली चीज क्या है। और हेडिंग कैसे बनानी है? द हेडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ मे बी फॉर्म्ड बाय रीफ्रेजिंग द एसे टाइटल। आपका जो टॉपिक है एसे का, जो टाइटल, जो एसे टॉपिक जो दिया गया है, उसी को रीफ्रेज करें तो ये इसकी हेडिंग जो है वो बन जाती है। पहली चीज तो हम जरा इसको सीख लें, और इसको सीखने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा वही एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, वर्ल्ड ट्रेड एंड इट्स रोल इन अपलिफ्टिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज। और इसके साथ जो लिखा हुआ है, अब ये टॉपिक दीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड एंड इट्स रोल इन अपलिफ्टिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये हमारा टाइटल है ऐसे का। इसी को हमने रीफ्रेज करके ये जो लिखा है नंबर 2, ये हमारी क्रंच पैराग्राफ की हेडिंग है, कोरिलेशन बिटवीन वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी पहले टॉपिक्स देख लें क्या है, वर्ल्ड ट्रेड एंड इट्स रोल इन अपलिफ्टिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, उसी को हमने रीफ्रेज कर दिया है, क्योंकि इसका जो काम होता है, इसका क्रंच पैराग्राफ का, इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ जो आपका टाइटल है, जो एसे का जो टॉपिक है, उसको ब्रेक डाउन करना, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, और उसके अलावा कोई नहीं। और इसका स्ट्रक्चर कोई नहीं होता। ये 100 to 120 वर्ड्स का पैराग्राफ है, इसका स्ट्रक्चर कोई नहीं है। सिर्फ इसमें हमने ये बताना है एग्जामिनर को कि हमें क्या समझ आई है टॉपिक की, और बस। तो ये चनाची इसकी हेडिंग इस तरीके से बनती है कि अगर आप सिर्फ उसको रिफ्रेश कर लें, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड का भी जिक्र आ गया है और डेवलपिंग इकोनॉमीज का भी जिक्र आ गया है, और कोरिलेशन उन दोनों के दरमियान जो है वो क्या है। ठीक है जी, एक और आपको मैं दिखाता हूँ एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे का,
ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, ये देखें, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए ब्लेसिंग और ए कर्स। ये क्या चीज है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये ब्लेसिंग होगी या कि कर्स होगा। तो इसकी हेडिंग देखते हैं कि क्या बनी। इसकी हेडिंग बनी है हाउ एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ब्लेसिंग और कर्स। सो इस तरीके से आप अपना जो आपके पास ये है जो टाइटल ऐसे का दिया गया होता है, उसी को हमने जो है वो रिफ्रेश कर दें तो ये बन जाती है, हमारे पास हेडिंग जो है वो बन जाती है। स्टूडेंट बात की समझ आई है? बस इतनी ही एग्जांपल्स है मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है। ये क्लास बहुत कम बोल रही है आज, सिर्फ 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी कोई 60 लोग तो सिर्फ शायद तमाशा ही देखने आए हूँ आज। चुप करके बस बैठे रहना। बोलो शाबाश, जरा बताओ मुझे कुछ समझ आई है कि नहीं। तो ये मैंने आपको सिखाया है सिर्फ और सिर्फ, सर कैन वी राइट एज आर एक्सपेंडिंग, नहीं यार, आर एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन भाई वो तो नीला बट वो हो जाएगी ना, ऐसे स्टार्ट हो जाएगी ना, ऐसे नहीं ना करनी। वी हैव टू समराइज अवर होल आउटलाइन। नहीं जुनेद, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपसे कि पूरी आउटलाइन जो है उसको समराइज करना है। इसका ऐसे के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, अपने दिमाग में जरा इस चीज को क्लियर कर लें। सर हाउ शेल वी मेक क्रंच पैराग्राफ हेडिंग ऑफ द टाइटल इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शेल आयरन डू। इसकी हेडिंग बनेगी दैट हाउ rusting of gold can influence iron। अब अगर पूछा है तो उसको लिखो भी ना, समझो भी ना इसको। हाउ रस्टिंग ऑफ गोल्ड कैन इन्फ्लुएंस आयरन, या रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों मुबशर? अच्छा जी। सो ये है, मैंने आपको तरीका बताया है, सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि इसकी जो हेडिंग है वो कैसे बनती है। तो ये हेडिंग बनानी आपको सिखाई है। ये हेडिंग बनाने के लिए इसका टाइटल जो है उसी को रिफ्रेश कर दें तो आपकी हेडिंग बन जाती है। टाइटल को रिफ्रेश कर दें। अच्छा जी, जो समझने वाली चीज है वो ये है कि ओवरव्यू या क्रंच पैराग्राफ गिव्स डिटेल्स ऑफ द टॉपिक नॉट ऑफ द एसे। ये जो क्रंच पैराग्राफ है या ओवरव्यू क्रंच पैराग्राफ है, इट गिव्स डिटेल्स ऑफ द टॉपिक नॉट ऑफ द एसे। अब ये चीज आपकी समझने वाली है। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं, एक और आपको जरा इजी हो जाएगा काम। ये देखिएगा, ये मैंने आपको पहले, ये जिस तरीके से हमने ऐसे के अंदर जो इंट्रोडक्शन का जो काम होता है, सॉरी पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के जो चीजें आपने सीखी हुई हैं वो किस तरह से ऐसे के ऊपर एप्लीकेबल है। आपने पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस लिखना सीखा, वही बिल्कुल मेथड है ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का।
यानी जो चीजें हम टॉपिक सेंटेंस में कहते हैं कि करें या ना करें, वही चीजें हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बारे में कहते हैं कि करें या ना करें। जो काम पैराग्राफ में रीजनिंग या एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का था, बिल्कुल वही काम क्रंच पैराग्राफ का है। मसलन रीजनिंग और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस क्या करता है भला पैराग्राफ के अंदर? स्टूडेंट्स आप बताएंगे मुझे। सेंटेंस नंबर 2 का क्या रोल है पैराग्राफ के अंदर? नहीं, सपोर्ट नहीं है मेमोना। एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस, गिव एक्सटेंशन टू द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, अनफोल्ड द टॉपिक। टॉपिक सेंटेंस को इलेबोरेट करता है, रीजन देता है टॉपिक को एक्सप्लेन करना, ठीक है। डिटेल्स ऑफ टॉपिक, बिल्कुल ठीक है। आपको समझ आ गई है कि रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन सेंटेंस जिस तरह से जो काम ये करता है पैराग्राफ में, क्रंच पैराग्राफ वही काम करता है एसे के अंदर। यानी इसमें भी सर ये बताता है कि हमारा व्यू क्या होगा इन नेक्स्ट पैराग्राफ्स। नहीं जुनैद, तुम्हें समझ नहीं आई। रीजनिंग और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस सिर्फ ये बताता है कि टॉपिक सेंटेंस में जो कुछ कहा गया है वो क्यों किया गया, कहा गया है, और उसकी रीजन क्या है। यही है ना? इसी तरीके से क्रंच पैराग्राफ भी बताता है कि ये ऐसे का टॉपिक क्या है और क्यों है। स्टूडेंट जरा बात की समझ आ रही है? ठीक है, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा अपने लिए कॉफी बनाऊंगा, क्योंकि मैं आज तीसरी क्लास है ये, और शदीद किस्म की जहनी थकावट महसूस हो रही है पिछली 2 क्लासेस पढ़ाने के बाद। मैं जरा चाय जरा अपने ले ले आऊं, ठीक है?
हाँ मैं ले आई हूँ चाय। हेलो क्लास, मैं वापस आ गया हूँ। वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा कहा जाएगा। ओके ओके। सो इस ये जो सामने आपके इस वक्त मैंने किया हुआ है, ये जो ग्राफिक है, इससे आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि एक्चुअली जो पैराग्राफ था वही बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर, जैसे टॉपिक सेंटेंस था उसी तरह से इंट्रोडक्शन था, उन्हीं लाइंस के ऊपर बिल्कुल जैसे सेंटेंस नंबर 2 था उसी तरह से पैराग्राफ नंबर 2 है। और जिस तरह से कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा जाता है पैराग्राफ में, इसी तरह से एसे का कंक्लूजन जो है वो भी लिखा जाएगा। शुरू में आपको मैंने बताया था कि पैराग्राफ एक तरह से एक मिनी एसे होता है। तो यहां से आपको समझ आ रही है कि वाकई वो बिल्कुल एसे की तरह उसके अंदर सारी चीजें जो है वो पूरी की गई होती हैं। अच्छा जी। तो ये हमने देखा कि ओवरव्यू या क्रंच पैराग्राफ गिव्स डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, नॉट ऑफ द एसे। इट गिव्स द रैशनेल ऑफ द एसे,
by interpreting the topic in detail. और this paragraph is written immediately after the introduction, second paragraph होता है। और इसके अंदर जैसे हम पैराग्राफ में करते थे ना कि स्टेटिस्टिक्स और डिटेल्स जो होती थी टॉपिक सेंटेंस की वो हम सेकंड सेंटेंस में डालते थे, इसी तरीके से इसके अंदर भी इट कैरीज द नेसेसरी स्टैटिस्टिक्स और डेफिनेशंस ऑफ की टर्म्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एसे टॉपिक मींस। सो उसको समझने के लिए हमें जो डिटेल्स चाहिए सारी, किसी की टर्म की डेफिनेशन करनी है या कोई स्टैटिस्टिक्स एंड फिगर्स चाहिए, तो वो सारा कुछ जो कुछ है वो इसके अंदर सेकंड पैराग्राफ में डाला जाता है। और इसका काम सिर्फ इतना है, इसके अंदर ये याद रखें कि टॉपिक की डिस्कशन नहीं करनी, it is limited to elaborating the topic only and it does not start the essay discussion or argument that is done in the next paragraphs। और इसकी लिमिट जो है वो 100 to 120 वर्ड्स है। जैसे सेकंड सेंटेंस पैराग्राफ में आगे उसका मेन पॉइंट जो था वो नहीं देता, जो डिस्कशन है मेन वो स्टार्ट नहीं करता, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को वो करना है, ब्रेक डाउन करना है और कुछ भी नहीं। मसलन ये एक ऐसे का टॉपिक था वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो अगर इस तरह की कोई ऐसे है तो हमें अब जाहिर है इसके अंदर वाटर क्राइसिस की डिटेल्स चाहिए। तो पहली बात तो ये कि देखें इसकी हेडिंग कैसे बनेगी इस पैराग्राफ की। उधर लिखा था वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान और उसके ऊपर सब हेडिंग कैसे बनी, द क्राइसिस सिचुएशन ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। ठीक है ना, उसी को हमने रीफ्रेज करके तो जो टॉपिक जो, क्योंकि इसका काम ही इस पैराग्राफ का सिर्फ और सिर्फ टाइटल को अंडरस्टैंड करना है, तो इसलिए इसकी हेडिंग भी टाइटल के मुताबिक ही बनती है। क्राइसिस सिचुएशन अब क्या है पाकिस्तान में 2023 में, द क्राइसिस सिचुएशन रिलेटेड टू वाटर इज डिफाइंड बाय ए यूएनडीपी रिपोर्ट। The crisis situation related to water is defined by a UNDP report 2018 की जो थी, which shows that by 2023 Pakistan will become a water scarce country। अब इसकी 2023 ये जो 2018 की रिपोर्ट थी यूएनडीपी की, इसी में बाकी डिटेल्स भी दी हुई थी। मसलन in 1957 Pakistan used to have 5,000 million acre feet per capita water which shrunk to 1089 MAF in year 2012। तो या मीटर स्क्वायर कर लें MAF की जगह, तो पाकिस्तान के पास इतना पानी जो था वो होता था हर इंडिविजुअल के लिए, लेकिन 2012 तक ये पानी कम होके हमारे पास जो था वो 1089 रह गया। करंट स्टेटिस्टिक्स यानी 2018 के शो that Pakistan has only 1057 MAF as per capita water available। अब और भी कम हो गया है, 1057 रह गया है, यानी कम होता जा रहा है साल ब साल। This is expected to fall below 1000 MAF by 2023 when Pakistan would be declared a water deficient country। तो 1000 जो है वो बॉटम लाइन है, 1000 MAF से नीचे चला जाए तो उसको कंट्री को कहा जाता है कि ये वाटर डिफिशिएंट कंट्री है। This clearly shows that Pakistan is going to face water scarcity, which would prove to be a major crisis and an existential threat for the country। So, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस पूरे पैराग्राफ में, तो यहाँ पे ऐसे की डिस्कशन कोई भी नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ ये जो क्राइसिस सिचुएशन है वो एक्सप्लेन की गई है कि ये है क्या बेसिकली। ये लिख सकते हैं इंजीनियर जी। स्टूडेंट्स को समझ आई है इस पैराग्राफ को पढ़ के? आप जरा स्टेटिस्टिक्स से घबरा रहे हैं जरा थोड़ा सा, ये सारे स्टेटिस्टिक्स इसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो दिए हुए हैं। और वैसे भी एक सीएसएस स्टूडेंट को इन डिटेल्स का कम से कम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर बंदे को जगह जगह पे ये पब्लिश हो रहा है कि पहले 5000 होती थी, फिर 1089 रह गया, फिर 1057 रह गया, अब ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक कुछ चीजें जो है क्रंच पैराग्राफ की वो आपके जनरल नॉलेज से जी। इट महद उस्मान बिल्कुल इट डिस्कसेस द मेन प्रॉब्लम, बल्कि हम यूं कहा करते हैं कि इट प्रॉब्लमेटाइजेस द टाइटल। मैंने कहा ना स्ट्रक्चर कोई नहीं, सपोर्टिंग पॉइंट कहां से आया है?
शहजाद नासिर, ये इसमें कोई वो नहीं, स्ट्रक्चर नहीं लगता। यूएनडीपी को कौन सा रिपोर्ट, आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एग्जैक्ट रेफरेंस देना होता है जी। यूएनडीपी की रिपोर्ट जो है वो एग्जैक्ट देख के तो यहां पे डालने वाली है। अगर तो फातिमा आपका टाइटल ऐसा है कि उसके अंदर कोई रियल एग्जांपल चाहिए तो डाल लें, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पैराग्राफ के लिए कोई एग्जांपल चाहिए थी और आप यहां पे लगाने की कोशिश कर रही हैं। यहां देखें ना, मैंने जो पैराग्राफ आपको दिखाया है, ये सारी बातें अब ऐसे के अंदर तो डिस्कस नहीं होंगी। ऐसे के अंदर तो आपका यही आएगा ना, कॉजेज ऑफ द वाटर क्राइसिस और कॉजेज, इफेक्ट्स और रेमेडीज, ये चीजें आएंगी ना। ये कुछ तो नहीं आएगा कि ऐसे कि इसके जो वाटर क्राइसिस की जो एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो क्या है। क्योंकि बाद लोग ये समझते हैं कि ये चीजें यहां पे दे दी तो सर हम ऐसे में क्या लिखेंगे। भाई ऐसे में तो वो उसका नहीं ना कोई, सर आर quotations an acceptable means to elucidate the topic as well। बरीरा, कोटेशंस तो उल्टा इसको ज्यादा पेचीदा बना देंगी एलेबोरेट करने के बजाय टॉपिक को। अगर आप महसूस करती हैं कि यहाँ पे कोई कोटेशन लग सकती है तो लगा लें, कोई बात नहीं। ये स्टूडेंट्स क्रंच पैराग्राफ समझ आई? जरा बताइएगा। What is the difference between an introductory paragraph and crunch paragraph in an essay? अहमद उमर, ये जो ये डिटेल्स हैं आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आपने शायद इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ नहीं ना अटेंड, लेक्चर अटेंड नहीं किया। किया था? क्यों स्टूडेंट्स, ये क्रंच पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सेम है? बिल्कुल क्लियरली अलग अलग चीजें हैं ना। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर आप अटेंशन ग्रैबर देते हैं, आउटलाइन दिखाते हैं, थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। हमारे स्टूडेंट्स एक्चुअली ना, पता है क्या होता है पाकिस्तान में, ये जो ये लिखा है ना सारा कुछ, ये इसको सारे को वो करने की कोशिश करते हैं, ये इंट्रोडक्शन में सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन जो है खराब होता है। एक और टॉपिक सेंटेंस में आपको ये जो है क्रंच पैराग्राफ दिखाना चाहूंगा। आर्गुमेंटेटिव ऐसे का है, एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स, जिसकी मैंने आपको पहले दिखाई भी है सब हेडिंग के, हेडिंग के इसको दोनों को मिला के, मतलब इसमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये दोनों साइड्स बयान करेगा, टॉपिक समझाएगा कि टॉपिक क्या है। अभी इसने ऐसे स्टार्ट नहीं की, कोई एक साइड बयान नहीं करनी इसमें। मसलन एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ए ब्लेसिंग और कर्स, तो उसके अंदर आ गया है कि हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ए ब्लेसिंग और हाउ इट कैन बी ए कर्स, यानी इस दोनों चीजों को यहां पे डिस्क्राइब करना है। तो द एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has registered both positive as well as negative impacts on the modern world। दोनों चीजें बयान करनी है, पर मॉडर्न वर्ल्ड में दोनों चीजें हुई है, impacts on the modern world। On one hand, mankind has used information technology to facilitate the various complex functions of the current era, due to which it is called a blessing। एक तरफ तो mankind has used information technology, यानी एक तरफ इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया है दुनिया ने
जिस वजह से हम इसको ब्लेसिंग कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, देयर आर 4.66 बिलियन इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड टुडे। दुनिया में ये हमारे पास फिगर है 4.66 billion internet users in the world today. The total number of internet users around the world grew by 321 million in the past 12 months. More than 875,000 new users each day. अब ये जो फिगर्स मैंने सारी पेश की हुई हैं, ये बेसिकली जॉन क्लेमेंट्स की आर्टिकल है, वर्ल्ड वाइड डिजिटल पॉपुलेशन नवंबर 2020 की। स्टूडेंट जरा ख्याल रखिएगा कि ये नवंबर 2020 का है। अब ये 4.66 बिलियन नहीं रही, अब ये चेंज हो गया हुआ है। डेफिनेटली चेंज हुआ होगा पिछले एक साल में। ये भी 875,000 नवंबर 2020 में जब मैंने लिखा तब था। अब आप इसको नहीं लिख सकते, या ये जो इनके जितने जो है वो ये सारी जो फिगर्स हैं ये उस वक्त की, अब जो है ये चेंज हो चुकी है। समझ आ रही है इस चीज की? आपने जो लिखना है, आप अपनी जो करंट जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो लिखेंगे। मसलन आजकल जो है वो कौन सी है, यही जो ये जो सारी जो फिगर्स हैं आपने अपडेटेड, आपने नवंबर 2021 के मुताबिक लगानी है। तो ये वाली फिगर्स यूज करने की कोशिश ना कीजिएगा। सो दीज हाई नंबर्स शो, जी जब डेटा जब अपडेट करेंगे तो फिर जहां से डेटा अपडेट करेंगे उसका रेफरेंस देंगे ना, इसका तो नहीं दे सकते आप। These high numbers show that information technology is being used by a large segment of humanity today. So ये तो हमने जो blessing है वो गिनवा दी सारी की सारी, ठीक है। On the other hand, it is called a curse, as the spread of IT has led to increase in cyber crimes all over the world. For example, during the calendar year 2019, 467,361 complaints of cyber crimes were received. उस जमाने में 2019 के जो है वो ये इतनी फिगर्स जो थी वो साइबर क्राइम की रिपोर्ट्स आई। An average of nearly 1,300 every day, and more than $3.5 billion in losses to individual and business victims were recorded. अब इसका सोर्स क्या है? हरजवे ग्रुप जो है ये हर साल ऑफिशियल एनुअल साइबर क्राइम रिपोर्ट छापता है। तो आप इसको अगर दोबारा देखेंगे, अभी देखेंगे ऑफिशियल एनुअल साइबर क्राइम रिपोर्ट 2020 की अब ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगी, और उसके अंदर ये वाली फिगर्स जो हैं ये चेंज हो गई होगी। So this depicts the curse aspect of expanding information. यानी इतने वो ब्लेसिंग जो है वो इतने लोग वो रोजाना इंटरनेट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग की वजह से है। और कर्स इस तरह से है कि रोजाना इतने ज्यादा क्राइम्स जो हैं ये वो भी इसके ऊपर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जुनेद सर, 1-2 साल बैक का डाटा वैलिड नहीं हो सकता इन सम केसेस दैट इट इज समहाउ कंसीडर्ड इन करंट अफेयर्स। नहीं, ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ना ये बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये अब पिछले साल का जी, चूंकि टीचर ने, मैंने देखा है बाद लोगों ने, मैंने लिखा हुआ लोगों ने भी लिखा हुआ, मैं जब चेकिंग के लिए बैठा हूं तो वो देखा, जबकि आप इसके बड़े आराम से स्टेटिस्टिक्स मिल जाते हैं। मैं ये टेलीग्राम के आपका जो ग्रुप है ऐसे रिसोर्स सेंटर, उसके अंदर ये मैंने इसका लिंक भी इसीलिए डाल दिया था। ये देखें, ये ऐसे रिसोर्स सेंटर, तो इसके अंदर पिछले दिनों एक लिंक जो था वो हमने डाला था, वर्ल्ड इंटरनेट यूजर्स स्टैटिस्टिक्स एंड 2021 वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टैट्स। तो इसको क्लिक करें, इसमें आप जाएं इस वेबसाइट पे, तो यू विल गेट ऑल द, ये देखें, ये उस लिंक को मैंने क्लिक किया, इंटरनेट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये देखो, इंटरनेट यूजर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, टोटल कितने हैं ये लिखा हुआ है सामने आपके, ये सोर्स इंटरनेट वर्ल्ड बेसिस 5168। इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या देखा था 4.66, और ये अब कितने हो गए हैं 5.168।
या 169? स्टूडेंट समझ आ रही है बात की? और ये भी 31 मार्च तक है। तो ये लिंक मौजूद है उसमें, ऐसे रिसोर्स सेंटर में, वहां से लेके आप कर सकते हैं। और हर जगह ग्रुप जो है उस को वैसे इसी तरीके से हर जगह ग्रुप जी है, एनुअल साइबर क्राइम रिपोर्ट आप मांगेंगे तो वो 2021 का जो है वो कर देंगे। जी सोर्स मेंशन करना जरूरत पड़ेगी, जाहिर है, क्यों नहीं। नहीं, ये वाली चीज करंट अफेयर नहीं मानी जा सकती कि जी पुराना मैंने 2020 के लिखे हुए हैं, 2019 के, तो आप भी वही लिख दें कि नहीं जी अभी तक वैलिड है। नहीं, ऐसी चीजें लेटेस्ट ही अच्छी लगती हैं। तो ये चनाचे पैराग्राफ लिखा गया, और ये वाला जो है हरजविक ग्रुप का, ये 2019 ऑफिशियल एनुअल साइबर क्राइम रिपोर्ट है। यहाँ 2020 लिख के तो ऑफिशियल एनुअल साइबर क्राइम रिपोर्ट पता कर लें इंटरनेट से, उससे आपको स्टेटिस्टिक्स अपडेट हो जाएंगी। बस एक दफा कर लें, उसके बाद उनको याद कर लें, क्योंकि ये जो बेसिक फिगर्स हैं कि दुनिया में इंटरनेट यूजर्स कितने हैं, दुनिया में साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, ये तो जनरल नॉलेज के लिहाज से भी हर सीएसएस के स्टूडेंट को इसकी इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना। हाँ जी, बस ये मैंने एग्जांपल्स आपको दो दे दी हैं क्रंच पैराग्राफ की। अब जरा मुझे बताएं क्या समझ आई क्या नहीं आई। चलो जी, ये बड़ी अचीवमेंट हो गई है, शहजाद ने उसे कह दिया है, शहजाद नासिर ने, कि जी क्रंच पैराग्राफ समझ आ गई। अब देख लो, ये वाली फिगर्स जो हैं ये ऐसे में कहीं भी इस्तेमाल नहीं थी होनी, क्योंकि ऐसे के अंदर तो आपने ब्लेसिंग या कर्स कोई सी एक साइड लाइक के तो अपने वो दिखते रहने थे ना पॉइंट्स। आगे थोड़ा डिफिकल्ट कैसे है अभी फातिमा? ये जो है ना बेसिकली कितने दुनिया में इंटरनेट के यूजर्स हैं, आप हैरान हो रहे हैं इसमें। क्रंच पैराग्राफ्स जो है ना स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस ये है कि आप इसमें थोड़ा सा डर गए हैं कि जी इतने स्टेटिस्टिक्स जो है वो इसके अंदर डालने हैं, ये है वो है, इस तरह की चीज नहीं है। ये स्टेटिस्टिक्स आपको वैसे भी जनरल नॉलेज के लिहाज से सीएसएस के स्टूडेंट को आते होने चाहिए। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। करना आपने क्या है, ये जो 15 ब्रॉड एरियाज आपको दिए थे ऐसे राइटिंग के, याद है? इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमी, जो 15 टॉपिक्स आपको दिए थे ना, जिसकी बेसिस पे आपने अपनी फैक्ट बुक जो है वो बना रहे हैं। इन 15 ब्रॉड एरियाज के क्रंच पैराग्राफ तैयार कर लो एक ही दफा, और इसके स्टेटिस्टिक्स याद कर लो। आपका सेकंड पैराग्राफ जो है मसलन इंडस्ट्री के ऊपर आ गया है क्रंच पैराग्राफ, इनकम टैक्स के ऊपर आ गया है, तो आपके पास पहले से इन चीजों की तैयारी जो है मौजूद होनी चाहिए। इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक एक क्रंच पैराग्राफ पूरा पूरा लिख लें, 15 जो है, सर्च करके रिसर्च करो, और इसको जो है वो इसकी इकोनॉमी के ऊपर फॉर एग्जांपल, वो इंटरफेथ क्लैशेस जो हैं उनके ऊपर, हर एक का ये वाला क्रंच पैराग्राफ जो है वो, क्योंकि ये तो कॉमन होता है ना, ये तो चीजें कॉमन है ना, पॉलिटिक्स का हो गया, डेमोक्रेसी का हो गया, ये सब चीजें चूंकि कॉलम है, कॉमन है, एनवायरनमेंट जो हो गया, ये सारी चीजें कॉमन है। तो इनके पैराग्राफ्स जो है वो तैयार कर लें। लास्ट टाइम हमने अटेंशन ग्रैबर लिखा सीखा था, वो क्या अब उसको भी 1.5 महीना हो गया, कि
अटेंशन ग्रैबर का भी यही तरीका था कि आप अपने इन 15 ब्रॉड एरियाज के अटेंशन ग्रैबर तैयार कर लें पहले से। मसलन एजुकेशन का है, एग्रीकल्चर का है, इनके अटेंशन ग्रैबर पहले से तैयार कर लें एंड कीप देम विद यू, और जुबानी बेशक याद हो जाए। उसका फायदा ये है कि इनमें से ऐसे तो आनी आनी है लाजमी, और जब ऐसे आनी है तो टॉपिक को थोड़ा बहुत इसके साथ रिलेट करके, ये नहीं कि आपने टॉपिक को छोड़ देना है और अपनी मर्जी का जो लिखा हुआ है टेंशन या क्रंच पैराग्राफ वो इसी तरीके से टेंशन ग्रैबर जो है चलाना है। नहीं, जैसे टॉपिक है उसके मुताबिक उसको मॉडिफाई करें, लेकिन कम से कम आपके पास कुछ तो बुनियादी चीजें होंगी ना लिखने के लिए। इसलिए 15 ब्रॉड एरियाज के क्रंच पैराग्राफ तैयार कर लें और 15 ब्रॉड एरियाज के आप जो अटेंशन ग्रैबर्स हैं वो भी तैयार कर लें। जी अब बताएं। ये है आपका क्रंच पैराग्राफ। चले, जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ी सी जरा हमें ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि अभी कंक्लूजन पैराग्राफ पढ़ना है, तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड नाउ, क्योंकि ये तीसरी क्लास है मुसलसल मेरी सुबह से ना, तो उस वजह से मुझे जरा 2 दफा रेस्ट करना पड़ेगा और उस तरीके से अपना आज का काम पूरा हो गया। आई होप यू डोंट माइंड स्टूडेंट्स। ओके, हम अभी कर लेते हैं जरा थोड़ा 15 मिनट्स की ब्रेक, और वापस आके तो फिर हम कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं। सो क्रंच पैराग्राफ में आपने देखा है कि, अब जरा इस चीज को दोबारा अंडरस्टैंड कर लो कि क्रंच पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को ब्रेक डाउन कर रहा है, और एसए की जो डिस्कशन है, जिस तरह से आपने आपका आपने पैराग्राफ देखा था कि पैराग्राफ के अंदर भी सेंटेंस नंबर 2 जो था वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करता था जो टॉपिक सेंटेंस है, और वो पैराग्राफ को आगे नहीं था चलाता। पैराग्राफ को आगे चलाने के लिए हमारे पास जो है वो सेंटेंस नंबर 3 सपोर्टिंग पॉइंट जो था उससे हमने चलाना था। तो इसी तरीके से आपके पास एसए के अंदर भी फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आया, उसने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, अपना अटेंशन ग्रैबर, अपनी जिस्ट ऑफ द आउटलाइन, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद आपके पास क्रंच पैराग्राफ आ गया जिसने सिर्फ ये बताया कि ये टॉपिक किस चीज के बारे में है या टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। और इसी तरीके से आपका पैराग्राफ नंबर 3 से मेन ऐसे स्टार्ट होगी, जिस तरह हमारा पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस नंबर 3 में पैराग्राफ की मेन जो पॉइंट था वो दिया जाता था। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है वो पढ़ लें। और आपने एक चीज और नोट कर ली कि क्रंच पैराग्राफ का पैराग्राफ स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर कोई नहीं है। 100 to 120 वर्ड्स, आप जहां भी टॉपिक को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए
आप जब भी कोई चीज देंगे, पैराग्राफ देंगे, तो वो एक्सप्लेनेशन जो है वो सारी ये होगी। एक और मैं इसके एग्जांपल जरा आपको दिखाना चाहूंगा। ओवरव्यू पैराग्राफ की जो है, जैसे ये हमने ये सारा किया था, तो अब ये इसकी जो मैंने आपसे कहा है कि जो इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करना आपका काम है। और अपडेट करने के लिए जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो वाला इंफॉर्मेशन, मैं वो भी जरा दोबारा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये वाली थी ना, तो इसके ऊपर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट यूजर से रिलेटेड मौजूद है। टोटल यूजर्स कितने हैं, और अब ये देखें उधर हमने 4.66 जो था वो लिखा हुआ था, और यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है, बेसिस 5168, तो यानी 5.16 या 5.17 तकरीबन बिलियन यूजर जो है वो मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेट के। सो इस तरीके से आप जो है वो अपना ये मार्च 31 2021 का है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपका जो ग्रुप है, आपका ग्रुप वाला कहाँ पे है, मुझे आप मैसेज भेजेंगे एक अपना इंटरनेट उसके ऊपर है, टेलीग्राम के ऊपर है, जरा मैसेज मुझे भेजते हैं प्लीज, मैं ये लिंक आपको भेज दूं ये वाला। ट्वेंटी सेवन भेजा आपने ये? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वर्ल्ड इंटरनेट यूजर स्टेटिस्टिक्स इन 2021, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स, ये मैं यहां से ये सारा जो था वो डिटेल्स ले रहा था। ठीक है, आपके टेलीग्राम पे ये मैंने भेज दिया था उसको। I want to read another paragraph related to crunch paragraph। ये जरा टॉपिक पहले जरा समझ लीजिएगा कि टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक है कि ये लर्निंग टू लिव विद द पैंडेमिक टेक्स मोर देन जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ। ये मेरा ख्याल है मैंने मई के जो हमारे नोआ के मॉक एग्जाम्स थे उसके अंदर दिया था, और इसको जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। ये करंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, करंट टॉपिक है, क्योंकि इस वक्त हमारी जो कोविड-19 के बारे में सिचुएशन क्या है, वी आर लर्निंग टू लिव विद द पैंडेमिक। अब देख लें जिस तरीके से हम प्रोटोकॉल सारे और वैक्सीनेशन और अब हमने क्या कर लिया, कोरोना वायरस से हम बचने की कोशिश नहीं कर रहे, अब हम इसके साथ जिंदगी गुजारने की, लर्निंग टू लिव विद पैंडेमिक। तो टॉपिक ये है, टेक्स मोर देन जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ पैंडेमिक जो है कोविड-19 के दिनों में सिर्फ सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ, बार बार हम कहते हैं जी इम्यूनिटी डेवलप करें, वैक्सीनेशन करवा लें, तो उससे जो है आपको कोरोना नहीं होगा और इस तरीके से होगा। लेकिन टेक्स मोर देन जस्ट द फिजिकल स्ट्रेंथ। टॉपिक क्या कह रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा भी कोई चीज जो है वो चाहिए यहाँ पे। तो इसका जो मैंने क्रंच जो इसकी हेडिंग बनी है वो हेडिंग क्या बनी कि कॉस्ट ऑफ पैंडेमिक अदर देन जस्ट द फिजिकल इफेक्ट्स। यानी ये समझना कि नहीं, आर्गुमेंटेटिव नहीं है, एक्सपोजिटरी है। तो कॉस्ट ऑफ पैंडेमिक अदर देन जस्ट दी फिजिकल इफेक्ट्स, मतलब ये समझा जाता है कि जी फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें तो पैंडेमिक को बंदा फाइट कर सकता है। तो सिर्फ इतनी बात नहीं है, मतलब इसका टॉपिक ये मतलब ये बनता है कि और भी स्ट्रेंथ्स चाहिए इंसान को। बेशुमार ऐसे लोग आप में से जिन लोगों को अगर कोरोना नहीं हुआ, अगर कोविड-19 नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी तरह से बच गए हैं कोरोना वायरस के इफेक्ट से, नहीं। उनको जो है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जो है इंसान को, चाहे इमोशनल हैं
चाहे साइकोलॉजिकल हैं, चाहे इकोनॉमिक हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स इंसान को जरूर हुए हैं, हर किसी को, दुनिया में कोई शख्स बचा नहीं है। तो इसका क्रंच पैराग्राफ इस तरीके से है कि पैंडेमिक्स लीव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। शुरू में हम बात कर लें कि पैंडेमिक जो है, अब सिर्फ कोविड-19 ही तो पैंडेमिक नहीं है ना, लेकिन रीसेंट पैंडेमिक चूंकि वो है तो उसका जिक्र करेंगे। सो पैंडेमिक जो होते हैं ये लीव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। दैट इज व्हाई दोज हु आर नॉट डायरेक्टली फिजिकली affected by a pandemic cannot be said to have avoided its effects completely. The recent pandemic, COVID-19, has shown that large number of people sought psychological assistance as compared to the time before the pandemic. मसलन बहुत से लोगों ने मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं आजकल दुनिया में, इसलिए कि हर वक्त खौफ की सूरत में रहना, हर वक्त खौफ में रहना, फियर में रहना, या सोशल डिस्टेंसिंग। जिस तरीके से जब कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ है तो आपको याद होगा कि हम लोग मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ जो थी वो बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। तो अगर किसी को कोरोना वायरस नहीं भी हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी तरह उसके इफेक्ट से बच गया है। तो आज के ज़माने में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, डिप्रेशन बहुत बढ़ गई लोगों के अंदर, और एज कंपेयर टू द टाइम बिफोर द पैंडेमिक। Large parts of human society reported emotional disorders due to seeing so much disease and death around. The requirement मतलब disease and death, हर घर में तकरीबन जो है वो बीमारी भी आई, और फिर बेशुमार घरों में, अब जाहिर है इतने लोग मरे हैं तो इन्हीं घरों में फोत हुए हैं ना। तो फिर डेथ जब किसी घर में होती है तो उसकी वजह से दूसरे लोगों के ऊपर इमोशनली उसका जो इफेक्ट है वो भी देखने वाला है। Requirement of social distancing meant that people's normal daily life was negatively affected, which directly impacted their earnings as well. लोगों की अर्निंग जो थी वो बंद हो गई सिर्फ इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है आपके सामने है, अब जरा लाइफ थोड़ी सी दोबारा नॉर्मल हुई है, वरना जिस तरह से रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे तो सारे रेस्टोरेंट्स पर जो स्टाफ था वो फारिग हो गए, या सिनेमाज बंद हो गए, या पार्क्स बंद हो गए। तो आपने देखा कि बेशुमार लोगों की अर्निंग जो थी, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तो बहुत सी दुनिया के जो अर्निंग जो थी वो मुतासर हुई। लेकिन टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ऑल्सो हेल्प पीपल टू ओवरकम द सडन लॉस ऑफ नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेहतर तौर पे समझते थे वो ज्यादा बेहतर तौर पे उसको, उन्होंने कोरोना को जो था वो इस्तेमाल किया एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, थ्रेट की बजाय। Therefore, it is not only the physical strength that helps one survive a pandemic. So ये कहना कि जितनी हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी या हम वैक्सीनेशन होने से हम कोरोना वायरस के कंप्लीट असरात से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बट वन ऑल्सो हैज टू बेयर दी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट्स। तो ये भी वो सारी चीजें जो हैं इसके अंदर शामिल हैं इसके। अब ये हमने ऐसे नहीं लिखी, अभी ऐसे नहीं लिखी, लेकिन सिर्फ टॉपिक को समझाया है कि टॉपिक में जो कहा गया है कि फिजिकल स्ट्रेंथ सिर्फ नहीं चाहिए और स्ट्रेंथ्स भी चाहिए, तो उनकी क्या सूरत है। तो वो चारों चीजें जो है वो हमने एक एक करके गिनवा दी हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की भी जरूरत थी, इमोशनल भी हुआ, इकोनॉमिक भी हुआ, और सोशल कॉस्ट जो है ये भी इंसानियत को बर्दाश्त करनी पड़ी कोविड-19 की वजह से। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे जरा बताइएगा। क्लियर है? तो ये क्रंच पैराग्राफ बड़े ध्यान से पढ़ने वाली चीज है कि हाँ, स्टेटिस्टिक्स यूज नहीं किए, मतलब इसके अंदर जो है वो रेफरेंसेस भी यूज नहीं किए। नहीं, मैं लाजमी तो नहीं है उमर के सारे क्रंच पैराग्राफ्स में स्टेटिस्टिक्स वगैरह यूज होंगे, लाजमी नहीं है। अब क्रंच पैराग्राफ बगैर स्टेटिस्टिक्स के भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने उसको अंडरस्टैंड किया है। ये इसी तरीके से हमें इसका उनिजा मैं आम तौर पे मिसाल ऐसे दिया करता हूँ कि आप अपना ये जो टॉपिक है ऐसे का,
किसी दूसरे बंदे को जरा समझाने की कोशिश करो। मुरसलीन, ऐसा बंदा जिसका सीएसएस से ताल्लुक नहीं है, जरा कोई भी टॉपिक जो है आप उसको जरा समझाने की कोशिश करो कि टॉपिक क्या है। समझ आती है ना? आप जब उसको एक्सप्लेन करेंगे ना कि ये टॉपिक क्या है, तो जो कुछ आप कहेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक, यस शिदात, जो आप इंटरप्रिटेशन करेंगे वही एक्चुअली क्रंच पैराग्राफ, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है और ना इसको ज्यादा जो है वो करने की कोशिश करनी है कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें को नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ से कैसे कनेक्ट करेंगे। मेमूना, और नेक्स्ट अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है मसलन कॉस्ट ऑफ पैंडेमिक है, या इसकी मिसाल देखो ना वाटर क्राइसिस वाले की। ये देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है, जब आप ये लिखते हैं वाटर क्राइसिस वाला, ये सब डिटेल बयान की, ये सेकंड पैराग्राफ है, तो थर्ड पैराग्राफ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया ना कि वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ दिस वाटर क्राइसिस इज, कौन सा दिस वाटर क्राइसिस, वही जो वाटर क्राइसिस यहां पे हमने बयान किया। आगे कॉजेज है ना, तो आप ऑटोमेटिक इससे तो बल्कि अगला टॉपिक, अगला पैराग्राफ बड़ी आसानी से शुरू होता है ऑटोमेटिकली। आपने वाटर क्राइसिस बयान किया है, आगे आपने फर्स्ट सेंटेंस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट। क्या ख्याल है? ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ ना अपने आप ही। ये जो आपने दिस लिखा है, ये दिस से क्या मुराद है? ये जो पीछे हमने सारा पैराग्राफ लिखा है, और अगर ये ना लिखा होता, आप समझ आ रही है, अगर ये वाला पैराग्राफ क्राइसिस सिचुएशन वाटर का ना लिखा होता, तो क्या ये पॉसिबल था कि इसको ऐसे को इस तरह स्टार्ट किया जाता, वन ऑफ द मेन, क्या कॉजेज से डायरेक्ट शुरू कर सकते थे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब टॉपिक की हमें समझ ही नहीं आई, इंट्रोडक्शन लगाया और साथ ही कॉजेज शुरू कर दी। जी उनेजा, बड़ी सही बात की है तुमने। मेरी सारी जो टीचिंग है, ऐसे राइटिंग का सारा मेथड जो है वो बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूले जैसा है। जहां भी दरमियान में कुछ चीज मिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आगे सारा जवाब गलत हो जाएगा। बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा लग रहा है कि जहां मिस्टेक नहीं होती अगर प्रॉपर फॉलो करें तो। जी एग्जैक्टली। ये पता है क्या हुआ है, ये अभी आजकल जो आया ना रिजल्ट, इससे और भी ज्यादा ये चीजें मेरी जो है ये एंडोर्स हुआ है कि मसलन अभी ये जो रिसेंटली 21 का रिजल्ट आया है, इसके अंदर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी देखो ना, और कोई चीज उनकी नहीं पास हुई, दो दो तीन तीन सब्जेक्ट जो है वो फेल हैं, या आठ आठ सात सात आठ आठ सब्जेक्ट भी फेल है, ऐसे पास है। ऐसे कैसे पास है? मुझे खुद पता है कुछ स्टूडेंट्स का जिनका कैलिबर नहीं था सीएसएस पास करने, लेकिन ऐसे पास कर गए। वो बताते हैं कि हमने किया क्या है कि वैसे तो पास भी काफी सारे लोगों ने क्वालिफाई वो भी तो किया है, लेकिन जिन लोगों का बाकी सब्जेक्ट को रह गया है, ऐसे में काफी सारे लोग पास हैं। उसकी रीजन क्या है कि वो बताते हैं कि सर हमने मेथोडिकली सारी चीजें जो है वो पूरी की हैं, जैसे एक एक करके बताई हुई थी। स्टेप वन, टॉपिक सेगमेंटेशन ठीक थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, माइंड मैपिंग की, आउटलाइन जो है वो अच्छी लिखी हुई है, उसके अंदर सीक्वेंस है, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आउटलाइन जो थी वो लिखी है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था उसके अंदर अटेंशन ग्रैबर भी है, फिर उसके बाद थीसिस, वो जिस्ट ऑफ द आउटलाइन थी, फिर थीसिस स्टेटमेंट थी, फिर ये वाला भी लिखा टेक्निकली, ये जो पैराग्राफ, ये टेक्निकल पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ नंबर 2 है। इसके बाद हमने डिस्कशन स्टार्ट की, और उसके बाद प्रॉपरली अच्छा डिस्कशन की, उसके बाद पैराग्राफ्स जो थे उनके अंदर रेफरेंसेस भी मौजूद थे, फिर पैराग्राफ्स का एक खास स्ट्रक्चर था। तो ये चीजें फॉलो करने से, और कोई बड़े लाइक फाइव किस्म के स्टूडेंट्स नहीं है, मुझे बताया ना कि जो बाकी 6 सब्जेक्ट्स में फेल है, लेकिन चूंकि उन्होंने टेक्निकली ऐसे राइटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की हुई थी, दे पास्ड, और 41 44 48 मार्क्स, ठीक ठाक मार्क्स नहीं, 51 मार्क्स।
बाकी कोई ना कोई सब्जेक्ट, किसी की प्रेसी फेल है तो किसी का वो इस्लामियत फेल है तो किसी को कोई और चीज जो है फेल है। और दूसरी बात यह है कि एफपीएससी को भी, एग्जामिनर को भी नजर आया कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो जो सिलेबस में जो लिखी हुई थी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज, तो हाँ भाई ये बंदा रिसर्च बेस्ड नॉलेज दे रहा है, ये अपने पैराग्राफ्स में रेफरेंसेस देता है, ये प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर एग्जांपल लोगों ने किया, मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन किया, या और जो भी टॉपिक किए उसके अंदर पास हुए, बहुत सारे लोग पास हुए। और बताते हैं वो कि सर बाकी सीएसएस तो नहीं हुआ लेकिन ऐसे हमसे, इससे पहले जो रिजल्ट हुआ करते थे वो उल्टा होता था, बाकी सब्जेक्ट पास हो जाते थे, ऐसे में फेल होते थे। तो अब एग्जामिनर को भी नजर आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स, हमारी जो रिक्वायरमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज, वो पूरा कर रहे हैं, आर्टिकुलेशन है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी चीज ये कि इन्होंने टाइप ऑफ ऐसे को सही पहचाना है और उसके मुताबिक जो है वैसे लिखी हुई है। अब बाद लोग फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वालिटी ए पॉपुलर स्लोगन को गलती से आर्गुमेंटेटिव समझ बैठे, वो फेल है, वो एक्सपोजिटरी ऐसे। अब अगर टॉपिक की टाइप की गलती लगी है तो फिर जैसे जितनी मर्जी अच्छी आप लिख लें, वो जब स्ट्रक्चर ही सही सही नहीं है, आप सब पहचाने ही नहीं उसमें, तो वो बार बार कह रहा है कि अगर आप अपना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सही लिखेंगे तो उससे जो है वो तो पास हुए। दो तीन एग्जांपल्स बीच में हमारे पास ऐसी भी हैं कि जिन्होंने ऐसे कंप्लीट नहीं की, कोई बीमार था या बस वो बीच में 1.5 घंटा लिखा, एंड उसके बावजूद एक स्टूडेंट हमारी, उसने उसके बावजूद 26 मार्क्स, वो कहती है सर मैंने पूरी की ही नहीं है, मैंने सिर्फ आउटलाइन लिखी है, इंट्रोडक्शन, क्रंच और शुरू के 3 पैराग्राफ्स बस लिखे और 26 मार्क्स। अब अगर इस स्टूडेंट की पूरी हुई होती तो इसके बनने थे ना, 50 से ऊपर मार्क्स जाने थे ना। क्या वजह है? उसने जितना लिखा है उसके अंदर एग्जामिनर को वो सारी चीजें मिल गई हैं जो एक्चुअली ऐसे के अंदर होनी चाहिए थी। एक स्टूडेंट इवन उसने 3 पैराग्राफ्स भी नहीं लिखे, उसने सिर्फ क्रंच पैराग्राफ लिखे, 18 मार्क्स लिए उन्हें। 18 मार्क्स का मतलब है कि उनको, मतलब एग्जामिनर को नजर आ रहा है कि इसके पास सारी टेक्निक मुकम्मल है। इनकम्प्लीट छोड़ने की रीजन मैं बता देता हूँ। ये 21 में जो जिस दिन एग्जाम हुआ था ना, 18 फरवरी को सुबह, पहले प्रेसी का पेपर था, एसए का बाद में था 2 बजे। प्रेसी के पेपर से बहुत से लोग डिस्करेज हो गए थे और वो फिर अपने बाकी पेपर्स भी इनकम्प्लीट छोड़ के आ गए थे। बाद लोगों ने तो बस प्रेसी और एसए का पहले दिन का पेपर दिया था, अगले दिन गए ही नहीं थे। वो प्रेसी के पेपर से इतने डिस्करेज हो गए थे कि ये तो पास होने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि वोकैबलरी सारी वो आउट ऑफ दैट लिस्ट आई थी, फिर पेयर ऑफ वर्ड्स जो थे वो डिक्शनरी से बनाए हुए थे, किसी लिस्ट में से नहीं थे। तो वो लोग काफी सारे जो थे वो डिस्करेज हो गए हुए थे, ऐसे में अपीयर हुए हैं लेकिन बस वो डिसहार्टेड से, ये चक्कर था। अली खान, अलग से आपसे बेटर डिस्कशन होगी ना कि आपके 28 मार्क्स आए, कहीं ना कहीं तो मस्ती की होगी ना उसके अंदर। आपने 28 में, मैंने, मेरे साथ आप अलग बात करें ना कि आपने टॉपिक जो था वो कौन सा लिया, तो ये यहाँ क्लास के अंदर तो वो नहीं हो सकेगा, अलग से मेरे साथ करो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता देता हूँ तुम्हारे क्यों इसके अंदर। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी ऐसे लिखी है, 26 मार्क्स आए, क्यों? और सर जी मेरे पास बस वो नहीं थे, वो नहीं थे रेफरेंसेस, नहीं थे याद मुझे, या वो इंट्रोडक्शन में मैं बस कंफ्यूज हो गया था और मैंने उसके अंदर पॉइंट्स भी लिख दिए थे और थीसिस स्टेटमेंट नहीं थी लिखी। तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो कुछ किया होगा ना जिस वजह से ये 28 मार्क्स आए, ये चक्कर होता है। तो मैं अलग से तुम्हें कर दूंगा डिस्कशन ये। नहीं कंप्लीट ऐसे नहीं, मुझे सिर्फ आउटलाइन ही बता दो तो मैं भी जो है वो, इस वक्त मैं एनालिसिस में तो जो है वो जाने के काबिल नहीं हूँ। अली खान ने अभी वो बतानी है, पूरी अपनी आउटलाइन बतानी है, फिर इसने जो टॉपिक था वो बताना है। इसलिए जो है ना, वो वाले जो मेथड जो है वो सक्सेसफुल है, इसलिए मेथड को फॉलो करें। हाँ ये है कि उसके अंदर जब आप मिक्सिंग करेंगे, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जी मैं उसके अंदर जो था ना पैराग्राफ्स और अटेंशन ग्रैबर की जगह मैंने डिस्कशन की थी, जो क्रंच पैराग्राफ की डिटेल नहीं आज जो मैंने आपको बताई है वो उसने वहां पे जाके डिस्कस कर दी। जैसे नॉर्मली वो नीचे थीसिस स्टेटमेंट जो है वो भी नहीं लिखी और दरमियान में वो आउटलाइन जो है वो उसको समरी दे दी और शुरू में थोड़ी सी, अब तुमने आउटलाइन इंट्रोडक्शन उस तरीके से लिखी ही नहीं सिरे से। तो अब फिर आप कहते हैं कि दो दो टीचर्स के अलग अलग मेथड जो है वो मिक्स किए हुए हैं,
नहीं जी, हम कंफ्यूज हो गए थे, हमने किसी और का जो मेथड था तो वो भी साथ जो था वो शामिल कर लिया। तो भाई ये मेरा कसूर नहीं है कि आप साथ जो है वो जूस भी पी रहे हैं और बीच में आपने जूस के अंदर जो है वो कीमा भी मिक्स कर दिया है और साथ उसके अंदर चने भी डाल दिए हैं और फिर कहते हैं जी थोड़ी सी जरा चीनी भी डाल लें इसके ऊपर। दैट इज नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, करते हैं लोग कि जी उसने कहा था जी चीनी होनी चाहिए इसके अंदर, चलो डाल दो, अगर तुम समझते हो कि कीमा खाते हो ऊपर चीनी आनी चाहिए तो डाल लो, कर लो। क्योंकि हम मानते तो बहुत है ना दूसरों की, अपनी तो अकल नहीं हम इस्तेमाल करते। आपको लगता है मजा आया इसका? चिकन कीमे के ऊपर जो है वो चीनी डाली जा रही है, थोड़ी सी मलाई भी डाल लो, कोई बात नहीं। सर ये जो क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन है नो स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन दी आंसर, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। फॉर इंस्टेंस अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं तो स्पेस देनी है या विदाउट स्पेस नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें? मोहम्मद मुर्सी नेक्स्ट जो है ना वो पैराग्राफ के दरमियान लाइन ना छोड़े, लेकिन एक चीज जरा क्लियर कर लें कि जो इसके अंदर जो आप पैराग्राफ जो लिख रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट्स पैराग्राफ लिखते हैं ब्लॉक फॉर्म में, लाइन से स्टार्ट करते हैं और उसका इंडेंट देना जरूरी है। तो लाइन ना छोड़े और उसके अंदर जो है वो उसको नेक्स्ट जो है वो उसके साथ, लेकिन अगला पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करते हैं तो इंडेंट जरूर दें, 1-1.5 इंच का कम से कम। वो नहीं देते, पैराग्राफ ब्रेक नजर ही नहीं आती एग्जामिनर को। ये इश्यू चल रहा है आजकल। नहीं, वो पेट खराब को नहीं परवाह करते अली खान, वो कहते हैं नहीं उसने कहा है, सीएसपी है, उसने कहा था कीमे के ऊपर चीनी जरूर डाला करो, तो वो जरूर करेंगे। सीएसपी कुछ कह दे ना तो अवाम के लिए लाजमी हो जाता है। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ आपको जायज नहीं है सीएसपी को सजदा करना, वरना तुम लोग सीएसपी वाले तुम वो भी करते तुम उनको। अच्छा जी सिर्फ सजदा रह गया, बाकी हम उनकी हर बात मानने को तैयार है, चाहे वो बेचारा तीसरी दफा पास हुआ है 40 नंबर लेके ऐसे में, लेकिन नहीं उसने जो कह दिया ना सर जी। अच्छा जी चलें, कंक्लूजन पैराग्राफ सीखें। आज मैं वो आर्गुमेंटेटिव नहीं शुरू कर सकूंगा, आई डोंट हैव एनर्जी इनफ। जी स्टूडेंट्स, वेयर आर यू? सर विल यू टीच अस कोहेजन एंड कोहेरेंस इन पैराग्राफ अलोंग विद आर्गुमेंटेटिव ऐसे? नहीं शादाब नासिर, कोहेजन एंड कोहेरेंस जब हमने पैराग्राफ कनेक्टिंग मेथड्स किए थे तो उसके अंदर जो था वो हो गया था। और अब जो है वो ये आपको जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था वो पुराना, जो पहले हम जिस तरीके से फरवरी टू अगस्त तक तकरीबन हम पढ़ाते हैं 8 या 9 लेक्चर्स के मुताबिक, तो वो वाला स्ट्रक्चर आपको दिया। आजकल मैं सिर्फ 7-7 लेक्चर्स कर रहा हूँ सारी क्लासेस के। तो कोहेरेंस मैं उसी तरीके से सिखा देता हूँ आपको उसके अंदर जो है पैराग्राफ कनेक्टिंग मेथड की। जी अली खान, अब रिक्वेस्ट बेटा ख्याल रखना कि मेरे पास टाइम जरा, हाँ बोलो। 3 क्लासेस मुश्किल हो जाती हैं, मैं सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 8-9 घंटे हो गए पढ़ाते हुए। अगर स्क्रीनिंग के लिए थोड़ा गाइड कर दें, हाँ जरूर करेंगे, जो ही मुझे पता चलता है कि स्क्रीनिंग में क्या आना है। आई नो नथिंग अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। और मैं सर ये भी क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं पता। बाकी किसी से भी पूछेंगे उसको पता नहीं होगा, लेकिन वो आपको गाइड जरूर करेगा। जैसे ये मिसगाइड करेगा ना, जैसे ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के बारे में लोग मुझे पूछा करते, तो मैं बताता हूं कि मुझे नहीं पता इनका। और क्यों नहीं पता? इसलिए कि बाकी हर कोई आपको एडवाइस करने को तैयार है, तो इसलिए मैं उस चीज में नहीं करता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आना है। काश उर्दू ना होता। अभी एफपीएससी की तरफ से तो डिटेल्स नहीं ना आई। 200 मार्क्स का उसने कह दिया है आज की जी, 33%। लेकिन 200 मार्क्स की अब ब्रेकडाउन क्या है, मेरे 2-3 दिनों तक आ जाएगी उसकी डिटेल, डोंट वरी। अगर उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है कि बाकायदा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो फिर वो
स्क्रीनिंग टेस्ट की भी डिटेल आ गई है और डेट्स आई है ना सिर्फ। अच्छा, उर्दू 20 मार्क्स की मेरे साथ जरा शेयर करोगे, किधर है ये एडवांस पब्लिक नोटिस? हाँ तो बस ठीक है। एमपीटी विल बी, ठहर यार मैं जरा पढ़ लूँ इसको जरा। तुम्हें पता है मेरी जरा अंग्रेजी कमजोर है, तो मैं जरा पढ़ लूँ जरा इसको। अच्छा जी, बेसिक प्रिलिमिनरी टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम एमपीटी कहलाएगा ये। विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2022 मैंडेटरी कॉलिंग टेस्ट फॉर अपीयरिंग इन मेन रिटन। ये वही वो आ गया ना। ये देखो मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं, ये उसकी आईएएस की लैंग्वेज है ये वाली, उसमें भी प्रीलिम्स कहलाते हैं और इन ये मेंस कहलाएंगे अब। वो भी आईएएस में भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो प्रीलिम्स कहलाता है, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट। और ये जो है ये मेन रिटन टेस्ट और मेंस कहलाएंगे। ये बिल्कुल वही टर्मिनोलॉजी है सारी इंडिया वाली, आईएएस वाली। appearance will not be counted as a chance। अच्छा, जितनी दफा चाहे एमपीटी कर सकते हैं। 1 mark each, no negative marking, very good। 200 minutes, 3 घंटे का, 3.25 घंटे का पेपर। qualifying threshold 33। आंसर की will be uploaded on FPSC website on same day after conclusion of exam। ठीक है। allowed to take carbon copy of answer sheet। will be knowledge based test, score of MBT will be well known for the same years, which overall marks determine final merit position, cut off date determine terms of age। 12-21, ठीक है। 500। ओके। ग्रामर यूजेज, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू की उर्दू टू इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन होगी उर्दू टू इंग्लिश। वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जरा नोट कर लें ये क्या होगा इसके अंदर। मैं अभी बात कर देता हूँ आपके साथ इसके ऊपर, आज ही कर लेते हैं। वोकेबलरी मीन्स synonyms, antonyms। नहीं, उर्दू टू उर्दू नहीं है मजीद, उर्दू टू उर्दू को ट्रांसलेशन नहीं कहते। चलो अभी डिस्कशन कर लेती हूँ इसको। जितना मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। वोकेबलरी मीन्स synonyms, antonyms। Are you getting me students? फातिमा सर, इसमें अगर 2023 में अपीयर होने वाला 2020 में अटेम्प्ट दे तो चांस काउंट नहीं होगा। कहा ना कि एमपीटी देना है तो चांस काउंट नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये सारा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे बेस्ड। बाकी ग्रामर यूजेज, ग्रामर यूजेज मैं बाद में करता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन पहले क्लियर कर ले। कॉम्प्रिहेंशन से मुराद है, यानी एक पैसेज आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए और उसमें से क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपने आंसर करना होगा। या इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन चूंकि एमसीक्यू बेस्ड है, मैं इसको आपको क्लियर कर दूं, आपने सवालों के जवाब नहीं देने, मैं आपको इसकी कॉम्प्रिहेंशन इस तरह से क्लियर करूंगा एक एग्जांपल देके। लेट मी, सही है। अब मुझे सवाल ना पूछो फैजान। अब मैं अगर बता रहा हूं ना तो अब मुझे फिर सवाल ना दो यार। अब ये सैट बेस्ड होगा या किसकी बेस पे होगा? लेट मी शो यू। आपको कॉम्प्रिहेंशन का वो बताता हूं। हम्म,
एग्जाम्पल है इसकी, मैं क्योंकि आईएएस की वो करता हूँ ना, तैयारी कराता हूँ ना इसकी। ये है, आपका कॉम्प्रिहेंशन इस तरह की होगी, एमसीक्यू बेस्ड। आपने इस तरह से, आपको पैसेज दिया जाएगा, एयरबस क्राइसिस ओवर, और आप पैसेज पढ़ें, और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो इस तरह से होंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ उसकी ऑप्शंस दी हुई है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट के मुताबिक एप्लीकेबल है। आपने अपने पास से आंसर नहीं लिखना। स्टूडेंट समझ आ रही है? ये क्वेश्चन नंबर, ये तो बुलेट, ये तो रेडियो बुलेट, रेडियो वो बटन बने हुए हैं ना, इसकी बजाय आपका वहां पे एबीसी जो है वो दिया हुआ है, 3 या 4 आपको ऑप्शंस दी जाएंगी। ये कॉम्प्रिहेंशन का तरीका है। कतर एयरवेज ऑर्डर्ड, क्या इसने, मैसेज पढ़ें दोबारा और देखें कि उसके अंदर इसका जवाब जो है उसके मुताबिक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यूएस एयरवेज, बोइंग, और इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ उनकी 3 या 4 आपके पास ऑप्शंस दी होंगी। ये अभी तक किसी को नहीं पता, ये यू कैन टेल अदर्स ऑल्सो, मेरे नाम से बता सकते हैं कि दिस इज हाउ कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? थैंक यू Umar. So do you think they will give an essay MPT, easy MPT, since it's the first time? नहीं, मसला बिल्कुल नहीं, इजी क्यों, तो को क्यों करें? अब मैंने आपके जो कितने, 2 चीजों का, सवालों का जवाब जो है वो दे दिया है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशन पता है किस तरह आएगी आपकी? ट्रांसलेशन भी इसी तरह से एमसीक्यूज में है, लिखनी नहीं है। ये उर्दू की जो बात हो रही है ना ट्रांसलेशन की, ये भी एक, अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस के नीचे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, ये स्टूडेंट्स, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। समझ आ रही है मेरी बात की? कि आपको ट्रांसलेशन जो है वो एक सेंटेंस दिया हुआ, ये सेंटेंस बेस्ड होगा, ये सेंटेंस बेस्ड होगा, ट्रांसलेशन जो है ये सेंटेंस बेस्ड है, और उस सेंटेंसेस की जो है वो आपको 3 या 4 ऑप्शंस दी जाएंगी कि कौन सी इनके साथ जो है वो मैच कर रही है। तो उर्दू में कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं ग्रामर यूजेज इंग्लिश वाली। ओके, ग्रामर यूजेज इंग्लिश वाली में आ जाओ। महद उस्मान, यार बातें करो जो इस वक्त हम कर रहे हैं। देखा ना, सीएसएस का स्टूडेंट हमेशा कुछ और बातें सोच रहा होगा। ग्रामर यूजेज, नंबर 1, करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। आपको एक वो देखा हुआ है उसके वाला, सैट वाला, ये जो कह रहा था, सैट में आपको जिस तरह से सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनके 4 नीचे ABCD जो है वो अंडरलाइन किया होता है, आप बताएं इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है वो आपने बताना होगा। जीआरई में भी, जी हाँ, जीआरई में भी सेम इन जीआरई एग्जाम, बिल्कुल। सर इस पार्ट का प्रैक्टिस के लिए कोई टेक्निक एंड सोर्स बता दें। अली खान, ये बात कर रहे हैं ना लोग, जीआरई की जो बुक्स हैं वो आप यूज करें। जीआरई और एसएटी के अंदर जो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो प्रैक्टिस करें, वही चीजें सारी।
सो नंबर 1 मैंने आपको लिखवा दिया है, करेक्ट इनकरेक्ट। मैं भी लिख लूं यार, ये बाकी लोग भी पूछते हैं। करेक्शन, ठीक है। नंबर 2, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का यूजेज जो है वो प्रेपोजिशंस की यूजेज जो है उसके ऊपर एक्सरसाइजेज है। उसके ऊपर उसके बाद जो है वो आपके पास इसमें आगे पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी आपको सेंटेंस दिया हुआ है और उसके अंदर पूछा गया है कि इसमें से ए या बी कौन सा वर्ड जो है वो यूज होगा। समझ आती है इसकी कि यहां पे मसलन ही wants टू, और ये देखो जरा, ये देखना जरा, मैं टाइप करके आपको दे रहा हूं, सुनो जरा। तो आपके पास नीचे आपके पास ऑप्शन ए है, राइट, और बी है आपके पास। तो कौन सी ऑप्शन यहां पे लगनी है? ये आपका क्वेश्चन पेपर है और आपके पास जो आंसर शीट होगी, एमआर शीट जो है, उसके ऊपर आपने ए या बी लगाना है ना, राइट नहीं ना लिखना डॉक्टर उमर, ए लिखना है ना। सो ये आपकी आगे पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया। ईडियम्स नहीं हो सकते। अच्छा, या अगर ईडियम्स आप आते भी हैं, ईडियम्स भी आ सकते हैं, और लेकिन ईडियम्स की जगह जो मेन चीज आने वाली है ना वो है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। कि सेंटेंस जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज वाला जो कोई सेंटेंस बनाया गया और उसका मीनिंग आगे आपके पास 3 ऑप्शंस दी गई होंगी। कोई सा एक सेंटेंस प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ बना के, तो उसका फिर आगे जो मीनिंग जो है वो उसकी दो तीन तीन ऑप्शन या 4 ऑप्शन जो है वो दी हुई हैं। इनमें से ए बी सी में से कौन सा करेक्ट है। अच्छा जी, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ गई, पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए। इसके बाद जो है वो टेंसेस, कोई जो है वो टेंसेस के हिसाब से कौन सी चीज जो है वो करेक्ट है। अब ये जो ग्रामर एक्सरसाइजेस हैं, एक्चुअली ग्रामर की अब डिफरेंट चीजें जो हैं इनके अंदर तो 5 6 7 चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट है, और वो टेंसेस के हिसाब से। अच्छा, प्रोनाउंस की गलती हो सकती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की गलती जो है वो हो सकती है उसके अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके मुताबिक एक्सरसाइजेज जो है वो तैयार करने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी, ये जो करवा रहे हैं ना, ये वाले क्या नाम था इनका, grammar.com जो थी, उनकी जो ग्रामर की एक्सरसाइजेज है मेरे दिमाग में आ रही हैं सारी वो। और वो एक्सरसाइजेज एग्जैक्टली जिन लोगों ने की हुई हैं वो ये इस किस्म के टेस्ट बड़ी आसानी से क्लियर करते हैं, ये वाले जो एमपीटी टाइप होते हैं। नहीं, वो डॉक्टर उमर पेड वेबसाइट है, हमारी पब्लिक जो है वो मुफ्त की चलने वाली है ना, तो वो फायदा कोई नहीं वेबसाइट का देने वाला। वो 4 मंथ्स का कोर्स करवा रहे थे जिसके अंदर ये वोकेबलरी सारी, पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, वो सारा कुछ करवाते हैं। और साथ जो था वो डेली ग्रामर की 2 एक्सरसाइजेस जो हैं वो आती हैं। तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये कि आप उनको मैक्सिमम उस वेबसाइट से वो कर लेंगे, grammar.com जाके लोग वहां पे ज्वाइनिंग के वो डालते रहेंगे। इनकी फीस होती थी 2000 रुपीज पर मंथ, लेकिन लोग वो 2000 देने को भी तैयार नहीं है, कहते हैं जी फ्री में काम हो जाए सारा। लेकिन मुझे पता है कि जिन लोगों ने वो 4 मंथ्स का कोर्स किया हुआ है वो कहते हैं कि जी अब हमारे लिए ये हलवा हो गया हुआ सारा कुछ इस तरह के टेस्ट में।
Anyhow, if you want to join, just go ahead. वो ये ग्रामर यूजेज की एवरीथिंग दे हैव ऑलरेडी डन विद दैट। ये स्टूडेंट्स को समझ आ रही है कि चीज की? तो ये जो मैंने सारा कुछ बता दिया, अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और है क्या? ये उम्र पता है क्या, मैं बताता हूँ, सीएसएस के स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है, कोई एकेडमी इनसे ना ये इसकी इंग्लिश की ये तैयारी कराने के लिए इन्हें 40,000 रुपया रखवा लेगी, 20,000 रुपया वो पे कर लेंगे। लेकिन कोई वेबसाइट जब कहेगी ना जी ये तैयारी करने के लिए 2,000 रुपया मंथ की फीस है, वहां नहीं देते। एकेडमी वाले बड़े आराम से बेवकूफ बना देते हैं इनको। ये पता नहीं हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का क्या मसला है कि पाउंड फुलिश एंड पेंस को बचा लेते हैं। ये स्टूडेंट्स बताएं मुझे कुछ और। नहीं, महंगी चीज में कामयाबी हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, यकीनन महंगी चीज में अगर हो, लेकिन यहाँ मसला ये है कि पता क्या है, ये घूम फिर के, जैसे मैंने ये हम वो करवाते हैं ना नोआ में, इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग का कोर्स, उसके उसके अंदर मैं राइटिंग सिखाता हूँ और ग्रामर का जो सारा जो पोर्शन था वो सारा कुछ सिखाता हूँ। अब हमारे यहाँ ये है कि अगर आपकी राइटिंग नहीं ठीक तो लोग क्या करते हैं, घूम फिर के फिर उन्हीं टेंसेस को रगड़ते रहते हैं जो पिछले आप 12 साल से पढ़ रहे हैं और आपको नहीं आए। फिर मैं देखे टीचर्स भी, हर बंदा उठेगा दुनिया में और उठ के रैन एंड मार्टिन पकड़ लेंगे और टेंसेस को दोहराते रहेंगे। 1 महीने का कोर्स कर लो, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, 2 महीने का कोर्स कर लो, इस किस्म का कुछ नहीं सीखा जाएगा, नथिंग। क्योंकि उस मेथड से पहले आपको नहीं, वो मेथड ही गलत है, वो मेथड ही गलत है सिरे से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जीटीएम। दुनिया उसके बाद और स्ट्रक्चर मेथड के ऊपर चली गई लैंग्वेज सीखने का। लैंग्वेज आती है प्रैक्टिस से, रूल्स रटा लगा। आप सबको वो आते हैं, आपको सबको टेंसेस आते हैं। मैं आपके सामने गलत टेंस बोलूं तो आप फौरन जो है उसके अंदर गलती निकाल लेंगे, लेकिन आपको लिखना नहीं आता। वजह यह कि लिखना किसी ने सिखाया ही नहीं। हम लैंग्वेज भी बाकी सब्जेक्ट की तरह रटा लगा के कोशिश करते हैं करने की। ये मुझे नहीं पता कि वो टेस्ट की तैयारी करवाएंगे या क्या उनका वो मेथड है। एक से एक भर के एक्सपर्ट पड़ा हुआ है, तो जाहिर है। तो स्टूडेंट्स, मैं कंक्लूजन पैराग्राफ पढ़ाना चाह रहा हूँ और खत्म करें इसको। रीडिंग टेस्ट से मुतालिक जो मैं बता सकता था आपको वो बता दिया सारा कुछ। अब मतलब है अंदर से यही सारा कुछ। अब आपने अपने आप को कंफ्यूज करना है, इधर उधर लोग आपको वो बताएंगे जी ये भी है और वो भी है और ये भी, तो वो अपने की मर्जी। मैं फिर थोड़ा सा ना, आपने महसूस किया होगा थोड़ा सा मैं जरा सिंकी मिजाज हूँ इस मामले में, लोगों को एडवाइस देने में। मुझे पता है कि इन्होंने सिर्फ मुझसे नहीं पूछना, इन्होंने 15 और लोगों से भी पूछना है और उन्होंने कंफ्यूज भी करना है और इन्होंने खुश भी होना है उस चीज से। इसलिए मैं थोड़ा सा ना जरा बिटर हूँ इस मामले में। जी, आई डू थिंग्स लॉजिकली ना, तो लॉजिक लोगों को पसंद नहीं ना आता। चलो आगे चलें, कंक्लूजन पैराग्राफ। भाई ये करके इम्तिहान तो उसके बाद वो भी करना है अपने, मेंस मेन इम्तिहान भी देना है, उसकी पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लो पहले।
कंक्लूजन पैराग्राफ। सर उर्दू में जो ट्रांसलेशन मेंशन की है वो उर्दू टू इंग्लिश होगी। हाँ मेमुना, अगर वो इंग्लिश टू उर्दू हो या उर्दू टू इंग्लिश हो, तरीकाकार उसका यही होगा कि एक सेंटेंस दिया होगा और उसकी 4 ऑप्शंस होंगी कि इनमें से कौन सा यहां एप्लीकेबल है। चलिए आप लोग जरा, आपका ध्यान हट गया और चीजों की तरफ सोचना शुरू हो गए। लेट मी फिनिश दिस कंक्लूजन पैराग्राफ। इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है 150 टू 180 वर्ड्स का, कि इसके ऊपर ना कोई स्ट्रक्चर नहीं देना मैंने आपको। जिस तरह से क्रंच पैराग्राफ के ऊपर भी कोई स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता और इंडिपेंडेंटली आपने लिखना है, इसी तरह से कंक्लूजन पैराग्राफ भी इंडिपेंडेंटली लिखा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये अलग अलग आपके सारी एसेज अलग अलग तरीकों से डेवलप होती हैं और अलग तरीकों से डेवलप होने से उसके ऊपर वो आ जाता है, क्या कहना चाहिए, इनको ये मुश्किल है कि जिस तरीके से ऐसे डेवलप हो रही है आगे उन सबको एक ही तरीके से कंक्लूजन लिखवाने की कोशिश की जाए। इट डजंट गो लाइक दैट। कंक्लूजन्स का मेन काम ये है प्राइमरीली फॉर समिंग अप व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड इन द बॉडी ऑफ योर एसे। बिल्कुल स्टूडेंट्स जो कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ में जिस तरह लिखते हैं ना कि नई बात कोई नहीं करनी, बस पुरानी बात जो है, पिछली बात जो की गई थी उसी को सम अप करें, उसको खत्म करें। कंक्लूजन इज समवट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन। जैसे हमने देखा था कि हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस काफी हद तक हमारे टॉपिक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता था या उसी को रिफ्लेक्ट करता था, उसी तरह की चीज हम इसके अंदर भी जो है वो हमने देनी होती है यहाँ पे। मेन डिफरेंस इज ऑफ लेंथ, यानी इसका ये मतलब नहीं कि इंट्रोडक्शन सारा ही यहाँ पे दोबारा लिख देना है, नहीं, उसकी रिफ्लेक्शन, यानी जो हमने स्टार्ट किया था। मेन डिफरेंस ये है कि कंक्लूजन जरा शॉर्ट है, इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे लेंथी होता है, 220 टू 250 वर्ड्स का होता है। और टोन ऑफ राइटिंग से मुराद ये है कि हमारी जो, देखें जब इंट्रोडक्शन हम लिख रहे थे तो उस वक्त हमारी टोन थी इलेबोरेटिव, इलेबोरेट करने वाली। अब हमारी टोन ऑफ राइटिंग है कंक्लूसिव, अब हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये दोनों के दरमियान जो है, यानी एलेबोरेटिव ये थी कि हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में सारे पॉइंट्स ऐसे के अंदर जितने भी थे वो सारे मेंशन कर रहे थे। अब हम सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं करेंगे और सिर्फ उसको हम जो समरी और थोड़ा बहुत के इसके अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस किए गए। सो नो न्यू इंफॉर्मेशन, कोई सोल्यूशन या रेमेडीज अपने पास से नई नहीं देनी, जो आउटलाइन में से आ जाए बस वही आ जाए, उसके अलावा कोई नहीं। Summarize your argument and draw on some of the main points discussed in the body of the essay, but not in too much detail. यहाँ पे हम सिर्फ सरसरी सा जिक्र करते हैं कि इस ऐसे के अंदर फला फला पॉइंट्स जो हैं उन चीजों का की डिस्कशन की गई है। Use synonyms and paraphrasing so that you do not repeat all your main points word for word. So अब आपने अपने सिर्फ और सिर्फ use synonyms. So अब आपने जब उसको करना है अपनी आर्गुमेंट को, और सारे मसलन वही मेन पॉइंट्स जो हैं सारे दोबारा दोहराने हैं, तो फिर दोहराने के लिए जरूरी है कि अब आप उनकी तरफ वर्ड्स चेंज करें। सारे तो नहीं दोहराने कुछ, लेकिन ये कि अब आप उनको सेम वर्ड फॉर वर्ड ना यूज करें, पैराफ्रेजिंग यूज करें, थोड़ा सा उनकी जो आउटलुक है जरा डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ जो है उन पॉइंट्स को जरा पेश करें। Tell your reader how your essay has successfully responded to the essay question या type topic। ये जरा समझ लें इस बात को। थोड़ा सा इसमें ना आजादी से अपने पास से 2 3 4 सेंटेंसेस लिखने होते हैं कि किस तरह से essay का टॉपिक क्या था और आपने इस essay के अंदर अपने पॉइंट्स के जरिए उसको किस तरीके से साबित किया है या रिस्पॉन्ड किया है, उसको आपने उस बात को कैसे उसको प्रूव किया है और या उसको इलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है, या जो भी साइड आप ले रहे हैं उसके अंदर टॉपिक के, तो किस तरीके से किया है। एक दो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि
आपने कभी भी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं कंक्लूजन का पैराग्राफ, तो उसको हमेशा शुरू में कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर दें कि आप अपना ये कंक्लूजन का पैराग्राफ है। अब जाहिर है हेडिंग तो नहीं दी जा सकती, तो कंक्लूजन के पैराग्राफ के शुरू में हम ये वर्ड्स जो हैं ये लिख देते हैं कोई ना कोई। इन सबमिशन कहा जा सकता है, या इन ए नटशेल कह सकते हैं, कंक्लूसिवली वन में से दैट, या इन कंक्लूजन, या कोई इस किस्म का लफ्ज जो है वो हम यूज करते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ के स्टार्ट में, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये आपने अपने पैराग्राफ का कंक्लूजन लिखा, अपनी जो एसे का है कंक्लूजन लिखा है। बाद लोग नहीं लिखते, पता ही नहीं चलता आखिरी पैराग्राफ कि ये कंक्लूजन है या कि क्या इसकी एसे का टाइम खत्म हो गया है, ये क्या चीज है। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना एक अचीवमेंट है, आपने आफ्टर ऑल अपनी एसे पूरी की है, टाइम के अंदर अंदर सारा कुछ लिखा है, तो फिर एग्जामिनर को दिखाएं कि हाँ भाई मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं और मैंने ऐसे अपनी मुकम्मल की है, जो कि बजाते खुद एक अचीवमेंट है। लेकिन इसके अंदर ये ख्याल रखना पड़ता है कि कभी भी ये टर्म्स यूज ना करें, एट लास्ट या फाइनली, या लोग लिखते हैं इन दी एंड। नहीं, नॉलेज का कोई एंड नहीं है। आपका जो टॉपिक है वो फर्दर अभी मजीद उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो है वो नहीं है, मतलब हमारी आउटलाइन का टाइम खत्म हो गया ना, हमारे पास अपने पेपर का टाइम खत्म हुआ, या आउटलाइन के पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, या 3 आवर्स पूरे हो गए हैं, तो हम इस आर्गुमेंट को यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इस आर्गुमेंट पे बस फाइनल बात मैंने कर दी है, या इन दी एंड, इस तरह के वर्ड्स कभी यूज ना करें। एब्सोल्यूट इस तरह के वर्ड्स नहीं करने होते। आप ये कह सकते हैं इन समेशन, अच्छा भाई मैं अपनी बात को सम अप कर रहा हूं, या इन ए नटशेल, या कंक्लूसिवली, इस तरह के। स्टूडेंट्स इस पॉइंट की समझ आइए जरा। और जो दूसरी चीज जो जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि फिनिश योर कंक्लूजन ऑन ए रे ऑफ होप। आखिर में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को। शो ऑप्टिमिज्म दैट द रेमेडीज यू हैव सजेस्टेड इन द एसे हैव द पोटेंशियल टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिलीव इन योर रेमेडीज। तो आखिर में अपनी ये ऑप्टिमिज्म नजर आनी चाहिए कि आपने जो रेमेडीज दी हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल शामिल है कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व किया जा सके। यानी बिलीव इन योर रेमेडी। हमारे यहाँ ये होता है कि रेमेडीज तो लिखी थी, लेकिन आखिर में कंक्लूजन में और बातें करनी शुरू हो जाती हैं, तो भाई रेमेडीज क्यों दी थी आपने? नहीं, आप एग्जामिनर को दिखाएं कि मेरे ख्याल में वाकई इस तरीके से इन 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 मतलब जो है रेमेडीज के जरिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। आप खुद ही अगर उसमें बिलीव नहीं करेंगे, उन रेमेडीज को प्रॉपर सोल्यूशन के तौर पे पेश नहीं करेंगे, तो एग्जामिनर ने क्या उसको मानना है? बिलीव इन योर रेमेडीज, और अपनी रेमेडीज को बताएं कि भाई इनके थ्रू जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मसलन ये देखिए, अब जो करप्शन जैसा टॉपिक है, ये क्या लगेगा कि करप्शन की वजह से सारा मुल्क जो है तबाह हो जाएगा? नहीं। Although corruption has devoured the social, economic, and moral fiber of Pakistani society, by acting out these suggested remedies, Pakistan can again be set on the path to progress. यानी इन रेमेडीज के जरिए वाकई करप्शन पे काबू पाया जा सकता है, और करप्शन को ओवरकम करके तो हम दोबारा प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यू शुड बी होपफुल दैट सिचुएशन इतनी जो है वो तारीक नहीं है। जैसे वो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो तो बिल्कुल ही वो है ना, बड़ा मायूस कुन किस्म का, पेसिमिस्टिक किस्म का कि जी आखिर में दुनिया सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बस प्लेनेट जो है ड्राई हो जाएगा और सारे मर जाएंगे और ये वो सब कुछ। नहीं, ऐसे नहीं करना। मसलन इसको ऐसे खत्म किया जा सकता है कि द पिक्चर ऑफ क्लाइमेट चेंज सीम्स टू पेंट अ ब्लीक फ्यूचर फॉर मैनकाइंड। मानते हैं, हाउएवर इट इज अ फॉल्स इंप्रेशन। By acting out the suggested remedies, mankind can surely overcome climate change and reduce its negative effects for the better future of coming generations.
तो आपने बात को जब वाइंड अप किया है तो ठीक है, हम मानते हैं कि भाई ये इस वक्त लग रहा है कि जैसे बड़ा ब्लीक फ्यूचर है मैनकाइंड का, लेकिन नहीं, मैंने जो रेमेडीज दी हैं उनमें इतना दम हम है कि इसके जरिए इस प्रॉब्लम को, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस किया जा सकता है, इसके नेगेटिव इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है फॉर द फ्यूचर ऑफ बेटर फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन। आखिर में आप कोटेशन को लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लोग आयत लिखते हैं, हदीस लिखते हैं, कोटेशन वगैरह कोई पोइट्री की लाइंस लिखते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि उसको टेक्स्ट के साथ मिला के रखना है, अलग से डेकोरेशन के तौर पर नहीं लिखना, जैसे शुरू में आपको कोटेशन के लिए कहा था इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में। जी स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ योर एक्सपोजिटरी एसे। और ये कंक्लूजन पैराग्राफ, क्रंच पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, ये सब कॉमन है सारी तरह की एसेस के अंदर। आपके पास एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है, और ये जो आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट एसे है, इन सब के मेथड्स आपके पास जो है वो सेम है सारे। सिर्फ आगे चल के जैसे हम आर्गुमेंटेटिव पढ़ेंगे तो यू विल सी कि हमारी पैराग्राफ अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी, आउटलाइन चेंज हो जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर उसी तरीके से है। एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन, यस ऑफ कोर्स उमर, इंट्रोडक्शन में तो नहीं ना, थीसिस स्टेटमेंट जरा सी भी चेंज करोगे तो वो थीसिस स्टेटमेंट नहीं रहेगी। हम्म, वही तो पर्सनैलिटी भाई डॉक्टर उमर, बड़ी फोटो लगाई हुई है उसके अंदर, मैं देख रहा था टेलीग्राम में। सर ऐसे में हम पॉलिटिकल पार्टीज या पर्सनालिटीज की सैंपल एग्जांपल दे सकते हैं अगर तो जरूरत पड़ती है, जो आप मसलन क्या नाम है आपका, आपकी ऐसे की जो डिटेल्स हैं जो पैराग्राफ के अंदर, अगर तो आपने वाकई मसलन आप अगर आप लिख रहे हैं 2014 में कोई चीज हुई, तो ड्यूरिंग 2014 ड्यूरिंग दी गवर्नमेंट ऑफ PMLN तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है ना हमारे। मुझे नहीं समझ आती ये कहां से लोगों ने इंप्रेशन बना लिया है कि जी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखना, आपकी हिस्ट्री में शामिल है। PMLN या PPP या PTI इसी मुल्क की पार्टीज है ना, हिस्ट्री में शामिल है ना। और अगर किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का नाम लिखने की जरूरत पड़ती है कि अकॉर्डिंग टू एज द देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मेंशन्ड, और उसने को पॉलिसी का को बात अगर आपने तो करें, वो प्राइम मिनिस्टर था, आपकी हिस्ट्री में नाम लिखा हुआ उसका। मुझे नहीं समझ आती है क्यों, पता है लोग क्या लिखते हैं, दी ए पॉलिटिकल पार्टी डिसाइडेड दैट। अब वहां पे एग्जामिनर का दिल करता है कि ये उठा के कुछ चीज मारे इस ऐसे के ऊपर, ए पॉलिटिकल पार्टी, तुम्हें क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? या तो प्राइम मिनिस्टर, दी देन प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें नाम नहीं आता उसका, इसका मतलब तो ये है कि आपको 2014 में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम नहीं आता, या आपको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो इस तरह की बोंगियां मारने के बजाय, ये बोंगी है ना और क्या है, सिर्फ इसलिए कि जी नाम नहीं लेना, क्यों? अगर वो एग्जामिनर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन हुई तो वो आपके नंबर काट लेगा कि तुमने पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों लिया। तुम्हारी यार, मुझे तो समझ कोई नहीं आती कि किसी का नाम लेने से उसकी एफिलिएशन कैसे मुतासर हो जाती है बेचारे की। ये कंक्लूजन भी सिर्फ एक पैराग्राफ है। समीना मसूद XY आप तब लिखेंगे जब आपको नाम नहीं आता उसका, और अगर आप कहते हैं कि इन 2010 द XY प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, साफ आप अपनी इग्नोरेंस शो कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसका नाम XY नहीं था। आपकी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि 2010 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, लिखा हुआ। समीना मसूद, सो स्टूडेंट्स आप फोकस करो इसके ऊपर, अपने
यू हैव एनफ टाइम, आपके पास कितना 3 महीने हैं अभी, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 साढ़े 3 महीने, एंड दिस इज वेरी गुड टाइम। अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूरे करो, प्रपोजिशनल फ्रेजेस सीखो, पेयर ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद जो है ग्रामर की चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग अलग एक्सरसाइज, प्रोनाउंस की, वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की, एडवर्ब्स की एक्सरसाइजेस, उसके बाद ये जो है कंजंक्शंस की एक्सरसाइजेस, ये सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस जो है वो पूरी करें। बेशुमार एक्सरसाइजेस ये वो इसके ऊपर अवेलेबल हैं। और ओके स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से, बंद करें। सर, देयर इज एन ऐसे, ग्लोबलाइजेशन इज वेस्टर्नाइजेशन। क्या क्या सर, हम इसकी कैसे लेकर चलेंगे, थोड़ा गाइड करें। मेमुना, डू यू एग्री विद दिस और डिसएग्री विद दिस? ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसको। अगर आप एग्री करती हैं तो ये थीसिस हो गया आपका, और एंटी थीसिस हो गया कि ये वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आर्गुमेंटेशन का मेथड जो है वो सिखा दूंगा कि किस तरह पहले थीसिस के पैराग्राफ लिखते हैं, फिर एंटी थीसिस के, फिर सिंथेसिस के। Am I a bit happy? Really? मैंने उमर आपके साथ क्लास बड़े अरसे बाद हुई है, मैं आपको बताने लगा था इस दौरान एक बड़ी बहुत बड़ी चेंज आई। और वो चेंज बड़ी अजीब सी चेंज है। मैंने क्लासेस के साथ गुस्सा करना छोड़ दिया। ये फर्क है। मैंने जो है वो, मुझे ये समझ आई कि यार इन बेचारों के साथ क्या गुस्सा करना है। ये तो मैं बीच में अगर एक बंदा अगर मेरी टेल ट्विस्टिंग करता है तो बाकी लोगों का क्या कसूर है। सो मैंने भी सीख लिया कि इक्का दुक्का जो केस होता है ना, उसको इक्का दुक्का ही समझे। उसकी वजह से जो है वो, तब से मेरी काफी सारा एटीट्यूड के अंदर जो है वो डिफरेंस आया। तो आप लोग भी यकीनन शुरू में आपने सफर किया होगा काफी मेरे हाथों, लेकिन अब जो है वो मैं अपना इंप्रेशन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा एक दफा बंदा बदनाम हो जाए ना, उसको बाद में कोई भी ठीक होने का मौका नहीं देता। यानी यहाँ कैंपस क्लासेस में भी अगर मैं कहता हूँ ना कि भाई मैं गुस्सा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, वो नहीं सर आप तो मशहूर हैं, आप तो गुस्सा कर जाते हैं। तो मैंने देखा है यहाँ पाकिस्तान में इंसान को ठीक नहीं होने देते लोग। अच्छा, आपको कभी नहीं डांटा? अच्छा, लेबलिंग हो जाती है। Conifer seed in background is looking nice. Conifer seed कौन सी बात है यार? इसको conifer seed कहते हैं। चलो बच्चों, अब ये भी जो बातें की है ना उसकी, उसके बारे में अपना एमपीटी के बारे में, उनको आप जरा लिख लो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो। लो मैं बंद कर रहा हूँ फिर। ओके, खुदा हाफिज। नेक्स्ट टाइम हम आर्गुमेंटेटिव भी करेंगे और वो भी करेंगे एब्स्ट्रैक्ट भी। थैंक यू, खुदा हाफिज।